5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2016 से ही, अर्थात पहली बार ये 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में घोषणा की थी कि 5 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय कैबिनेट मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री भारत में हर्षवर्धन थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसको नोबेल विजेता मैडम क्यूरी के जन्मदिवस के अवसर पर 7 नवंबर को जो कि होता है मनाया जाता है। मैडम क्यूरी का योगदान कैंसर चिकित्सा में देखते हुए इस दिवस की पहचान की गई राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के लिए। चेन्नई यूनेस्को के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के साथ 10वीं दक्षिण एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क बैठक का आयोजन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया। इसका आयोजन 3 नवंबर को हुए विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के अवसर पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी फिर से श्री सोमनाथ ट्रस्ट के जो मंदिर है उसमें जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष बनाए गए। सुरेंद्र अधाना संयुक्त राष्ट्र सलाहकार परिषद या सलाहकार समिति, जिसमें 21 सदस्य होते हैं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के, इसके लिए पुनः चयनित कर लिए गए हैं। तो भारतीय सुरेंद्र अधाना को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में पुनः चयनित कर लिया गया है। प्रवीण मधुकर सीबीआई के संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। कौन? प्रवीण मधुकर। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? तो डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के द्वारा वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? प्रोजेक्ट कुशा। मुंबई में रेगाटा 2023 का आयोजन हो रहा है। रेगाटा 2023, जिसको कि भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन रेगाटा भी कहते हैं, इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। हाल ही में किस देश में भूकंप से तबाही आ गई जिसके कारण भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए? तो नेपाल में। नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी जिसका नाम मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि ये कला प्रदर्शनी एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित की गई। मिनटमैन 3 ये अमेरिकी वायुसेना के द्वारा अभी हाल ही में परीक्षण किया गया परमाणु सक्षम मिसाइल है। क्या नाम है इसका? मिनटमैन 3। दुबई वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित हुआ कहां पर? दुबई यूएई में। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, सीटीबीटी है, इससे हाल ही में किस देश ने अनुसमर्थन रद्द कर दिया? तो रूस ने ये साथ में कहा कि हम ये जो परीक्षा अनुसमर्थन रद्द कर रहे हैं इससे हमारी परमाणु नीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमने यह करके अमेरिका की जो स्थिति है इस टीटी के संबंध में, आपको बता दें कि अमेरिका ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। तो रूस ने कहा मैं ही क्यों करूं अकेला अनुसमर्थन, अमेरिका नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा, तो मैं भी उसी स्थिति में आ रहा हूं जो अमेरिका की है। हीरालाल समरिया ये भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। इन्होंने कल ही पद की अपने शपथ ली। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त भी ये बन गए हैं। इन्होंने वाई के सिन्हा जो कि 11वें मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका स्थान लिया है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त भारत के वजाहत हबीबुल्लाह थे। आप लोग पूरी लिस्ट याद रख लीजिएगा, पूछता है, क्रम से पूछ लेता है। समिति की बात करें तो प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री, ये 3 लोग रहते हैं एक कमेटी में। इस कमेटी की सिफारिश पे राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। अमृत मिशन जो कि शहरों के कायाकल्प के लिए उसमें परिवर्तन के लिए चलाया गया था, 2015 25 जून 2015 को आरंभ किया गया था। इसके तहत हाल ही में जल दिवाली वुमन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमन अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें अमृत मिशन का जो क्रियान्वयन जो नोडल मंत्रालय है वो शहरी और आवासन मंत्रालय। हाल ही में शहरी आवासन मंत्रालय के द्वारा दिवाली को अच्छे से मनाने के लिए स्वच्छ दिवाली और शुभ दिवाली अभियान भी शुरू किया गया। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। कोई खिलाड़ी आउट होता है तो वो जब पेविलियन जाता है तो पेविलियन से आप देखते होंगे दौड़ करके एक दूसरा खिलाड़ी उसका स्थान लेता है। तो इसमें एक निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय से अगर लेट कर देगा खिलाड़ी
पवेलियन से आने में बल्लेबाजी करने के लिए, तो उसको टाइम आउट दिया जा सकता है। अभी तक हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार हुआ, वो भी विश्व कप में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार किसी को टाइम आउट दिया गया है, किसी खिलाड़ी को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दिसंबर में जो खत्म हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आपको बता दें इसका लगातार विस्तार किया गया है। जून 2000 जब 20 में स्टार्ट किया गया था कोविड के टाइम में, लगातार इसका विस्तार किया गया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि ये 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया जाएगा। दिसंबर में जैसे ही खत्म होगा उसके ठीक पहले आप देखेंगे कैबिनेट ये घोषणा करेगी। हालांकि अभी प्रधानमंत्री घोषणा कर दी, इसके बाद कैबिनेट घोषणा कर दी मतलब हो गया। कुल मिलाकर के 5 kg मुफ्त अनाज गरीबों को इसके अंतर्गत दिया जाता है। हॉकी एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आयोजित हुई। रांची में हुए फाइनल मैच में भारत ने जापान को हराकर कितने से हराया? 4-0 से हरा करके दूसरी बार ये ट्रॉफी जीत ली। पहली ट्रॉफी भारत ने सिंगापुर में जीती थी 2016 में। बांग्लादेश 2025 में आयोजित होने वाले 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसकी मेजबानी बांग्लादेश को प्राप्त हो गई है। मैं भी ये प्रश्न पूछ ले। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड 49 शतकों की इन्होंने बराबरी कर ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप के एक मैच के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। फिडे ग्रैंड स्विस ओपन शतरंज टूर्नामेंट महिला श्रेणी में आर वैशाली ने और पुरुष श्रेणी में विदित गुजराती ने जीत ली। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। IPMDA इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल एक पहल है। किसकी पहल है? तो क्वाड देशों की पहल है। क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में क्वाड समूह के द्वारा डार्क शिपिंग को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि व्यापार इन देशों का ज़्यादातर महासागरों के माध्यम से होता है, तो उसमें जो डार्क गतिविधियां हैं, गलत गतिविधियां हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए IPMDA इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये पहल शुरू की गई है। पूछेगा किस ग्रुप के द्वारा? तो क्वाड ग्रुप के द्वारा। नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा इंडियन डेवलपमेंट मॉडल पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रश्न पूछेगा कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर इंडियन डेवलपमेंट मॉडल पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। पूछ सकता है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा मजबूत, सतत व संतुलित विकास पर G20 वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। दोनों का आंसर नई दिल्ली होगा। दिशा अर्थात डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस योजना, एक प्लान है जिसको 2021 में शुरू किया गया था और 2026 में इसको समाप्त होना है। अर्थात इसकी जो ड्यूरेशन है 2021 से 2026 है। इसके तहत चलाई गई कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, दिशा के अंतर्गत चलाई जा रही थी। यह कार्यक्रम LLLAP 6 लाख लोगों तक पहुंचा। अभी हाल ही में सरकार ने जानकारी दी है। तो प्रश्न दिशा से आ सकता है, भले ही LLLAP से ना आए, ध्यान रखिएगा। कृषि 24/7 ये क्या है? तो कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से विकसित स्वचालित कृषि समाचार निगरानी व विश्लेषण के लिए पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालन समाधान है। तो कृषि 24/7 किसने लॉन्च किया, किसके सहयोग से किया, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालन समाधान है किसानों की मदद के लिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा व कौशल परिषद की बैठक हुई। आपको पता है कि इसी वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर आए थे और उन्होंने यहाँ पर समझौता किया कि भारत की जो डिग्री है ऑस्ट्रेलिया में मान्य होगी, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भारत में मान्य होगी। तो ये समझौता हुआ। दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया के डिकिंस विश्वविद्यालय का कैंपस और अन्य कुछ विश्वविद्यालयों के कैंपस गुजरात में खोले जाएंगे।
इसी को आगे बढ़ाते हुए पहली ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा व कौशल परिषद बैठक गांधीनगर में आयोजित हुई। प्रश्न पूछ सकता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर भी आए थे, तो जेसन क्लेयर नाम रट लीजिएगा। आईआईटी मद्रास, इसने जांजीबार तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाली देश की पहली आईआईटी हो गई है आईआईटी मद्रास। सीओई एटमैन या एटमैन क्या है पूछ सकता है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए इसको बनाया गया है, सीओई एटमैन को। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, हाल ही में भारत से 302 रनों की करारी हार श्रीलंका की हुई। शर्मनाक हार के बाद वहां के खेल मंत्री ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया। चिली, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य हो गया। इसने अभी पुष्टि कर दी है संधि की, तो चिली 95वां सदस्य बना है आईएसए का। डीप फेक है क्या? किसी के वीडियो फोटो से डिजिटल छेड़छाड़ के द्वारा परिवर्तन करना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है, इसका दुरुपयोग हाल ही में सामने आया है। डीप फेक कॉन्सेप्ट के लिए याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसने हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसके 2 आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। पूछेगा कि कितने लोग लगभग संक्रमित हुए टीबी से 2022 में, तो 10.6 मिलियन लोग, जो कि 2021 में 10.3 मिलियन जो संक्रमित लोग थे उनके अनुमान से ज़्यादा है। कितने लोगों में पता चला, निदान डायग्नोज कितने लोगों में हुआ टीबी, तो 7.5 मिलियन लोगों में डायग्नोज किया गया, निदान किया गया 2022 में 7.5 मिलियन लोगों का। क्लुचेव्स्काया ज्वालामुखी, या जिसको क्लुचेव्स्काया सोपका ज्वालामुखी भी कहते हैं, यूरेशिया का, यूरोप और एशिया के भाग जो हैं उनका सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। रूस के कमचटका द्वीप पर यह स्थित है। अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। तो पूछेगा क्लुचेव्स्काया सोपका ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कमचटका प्रायद्वीप पे स्थित है, रूस के। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त हुए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है। साब, ये स्वीडिश रक्षा निर्माण कंपनी है। भारत में 100% एफडीआई मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी बन गई है साब। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के, 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब इन्होंने जीता है। तमिलनाडु, अभी हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन आरंभ किया? तो तमिलनाडु ने। नीदरलैंड के द हेग में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक का आयोजन हुआ। तो दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नीदरलैंड के द हेग में। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। विश्व कप मैचों का सबसे तेज दोहरा शतक इन्होंने लगाया। वनडे जो विश्व कप चल रहा है इस समय, इस विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं अभी तक। विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। 2015 वाले विश्व कप में क्रिस गेल ने और उसके बाद मार्टिन गुप्टिल ने दोहरे शतक लगाए थे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में देखें तो सबसे पहला किसके खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक ग्लेन मैक्सवेल ने मारा है? तो अफगानिस्तान के खिलाफ। वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक किसने लगाया था? महिला खिलाड़ी थी बेलिंडा क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया की थी। 229 रन इन्होंने डेनमार्क के खिलाफ लगाए थे 1997 में। वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक लगाने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन से थे? सचिन तेंदुलकर थे। 2010 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 200 रन बनाए थे, पहला दोहरा शतक पुरुषों का लगाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों की बात हो रही है। गली क्रिकेट और जो ए लेवल के क्रिकेट होते हैं या घरेलू क्रिकेट होते हैं उसमें तो दोहरे शतक लगते आए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली आप सभी को। 10 नवंबर को शांति व विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2002 में मनाया गया था।
यूनेस्को के तत्वाधान में इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। यूनेस्को के द्वारा 2022 में या 2022 को सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। वहीं 2021 से जो 30 है, इस दशक को यूनेस्को के ही तत्वाधान में सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का दशक मनाया जा रहा है। यूनेस्को इस अवसर पर कलिंगा पुरस्कार भी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए देता है। हर 2 वर्ष में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2023 का यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार एना मारिया सेट्टो को दिया गया। यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार भी है ये कलिंगा पुरस्कार। 1951 में इसको स्थापित किया गया था। आपको बताएं, कलिंगा पुरस्कार, कलिंगा तो भारत में है, यूनेस्को क्यों इस नाम से देता है, तो उसका कारण यह है, जिस तरीके से अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज उनके दान पर आधारित है, वो इसी तरीके से कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक पटनायक विजयानंद के दान के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना हुई है। इसको हर 2 वर्ष में दिया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2008 में इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती भी इसी दिन होती है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को कहाँ हुआ था? भारत में नहीं हुआ था, मक्का सऊदी अरब में हुआ था। 12 वर्ष के बड़े कुशाग्र थे ये। तो 12 वर्ष की उम्र में ही नैरंग ए आलम पत्रिका इन्होंने शुरू कर दी थी। क्या? नैरंग ए आलम नामक पत्रिका इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में शुरू कर दी थी। और आपको बताएं कि इन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की आलोचना भी इसी समय की थी। तो इतने ये दक्ष हो चुके थे। इन्हीं के समय जब ये शिक्षा मंत्री थे, तो आईआईटी और यूजीसी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई। इनके बारे में बात करें तो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, कांग्रेसी जो आंदोलन थे उसमें नेतृत्वकर्ता थे, कांग्रेस के प्रमुख सदस्य रहे हैं। 1940 से 1946 तक लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1923 में कोकोनाडा में इन्होंने की थी। मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस की अध्यक्षता करके सबसे कम उम्र के कांग्रेसी अध्यक्ष बन गए थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पूछता है। अल हिलाल, ये साप्ताहिक था, 1912 में इन्होंने शुरू किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा इसको बंद करा दिया गया था। इसके बाद इन्होंने 1914 में अल बागाह नामक साप्ताहिक, उर्दू साप्ताहिक दोनों थे, इसकी शुरुआत की थी। बाद में 1916 के आसपास अंग्रेजों ने इसको भी बंद करवा दिया था। अन्य प्रमुख रचना इनकी लिसान उस सुदुक, किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इसके अलावा भी अन्य रचनाएं हैं जो याद करनी है आपको। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कुरान, गुबार ए खातिर, दर्श ए वफा, और सबसे महत्वपूर्ण जो है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि इनकी आत्मकथा भी है। संगीत नाटक एकेडमी 1953, साहित्य एकेडमी जिसकी स्थापना 1954 को हुई, और ललित कला अकेडमी जिसकी स्थापना 1954 को हुई। ये तीनों महत्वपूर्ण संस्थाएं भी संस्कृति के क्षेत्र में देखें तो इन तीनों संस्थाओं की स्थापना भी इन्हीं के शिक्षा मंत्री रहते हुए हुई थी। इसीलिए शिक्षा जगत में काफ़ी इनका योगदान है। 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। कब? 1992 में। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जो इस्लामिया विश्वविद्यालय है, नई दिल्ली में स्थित है। शुरुआत में इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। तो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 2009 से ही इसको विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाते हैं 12 नवंबर को। निमोनिया से फेफड़ों को मुख्यतः इन्फेक्शन होता है, फेफड़े फूल जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, ध्यान न दिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। इसके कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। वायरस के कारण भी होता है, जीवाणु के कारण भी होता है, फंगस या फफूंद के कारण भी होता है, परजीवियों के कारण भी होता है, पैरासाइट्स के कारण भी होता है, और भी इसके अन्य कारण, जैसे दवाइयाँ कुछ गलत ले ली हैं तो उस वजह से भी। तो कई कारण इसके होते हैं, एक कारण केवल नहीं होता है। तो उन्हीं कारणों के आधार पर इसका इलाज भी चुना जाता है।
राजकोट गुजरात में भारत बोटेनिक्स के द्वारा देश की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? राजकोट में। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में प्रधानमंत्री के द्वारा आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस को संबोधित किया गया। कहाँ पे? देहरादून में। एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में जो नौकरी करने वाले या रोजगार प्राप्त जो लोग हैं उनकी संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है, जिसमें 3.4 करोड़ महिलाएं हैं। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में दो महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं, आईपीईएफ और एपीईसी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये इन दोनों की बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें भाग लेने के लिए भारत से कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांग कार्मिकों के द्वारा संचालित मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया। किस कैफे का? मिट्टी कैफे का, जो पूरी तरीके से दिव्यांगों द्वारा संचालित है। मीका या मिका ये रोबोट है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ बनी है। ये डिक्टाकोर कंपनी यूएसए की है, इसने अपना सीईओ नियुक्त किया है मीका को। पूसा 2090 IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पराली जलाने से निपटने के लिए विकसित धान की नई किस्म है पूसा 2090। बिहार विधानसभा ने हाल ही में SC ST OBC व EBC के लिए आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर के 65% करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। तो ये 65% है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन न हो। 10% जो EWS आरक्षण है वो अलग है और वो जुड़ करके कुल आरक्षण की सीमा 75% तक हो जाती है। तो कुल मिलाकर विधेयक पूछेगा तो 65% और 10% EWS आरक्षण वो अलग है, तो कुल 75%। धन्वंतरी जयंती या धनतेरस जिसको कहते हैं, इसी दिन 2016 से भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाता है। विषय क्या है इस बार का? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। वन हेल्थ मतलब सभी जो मानव हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं, सभी की जो दवाएं हैं जब भी उनकी चिकित्सा की जाए तो सबको ध्यान में रखकर की जाए। ये नहीं कि मानव के लिए अलग चिकित्सा प्रणाली की खोज हो रही है, पशुओं के लिए अलग। एक साथ करने पे क्या होगा कि देखिए, कई पशु हैं या जीव जंतु हैं जिनको कोई रोग होता है तो मानवों में फैलता है, मानव से मानव को भी फैलता है, मानव से पशुओं में भी फैलता है। तो वन हेल्थ इसी सिद्धांत पे आधारित है कि हेल्थ का जो काम है, हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो सभी के लिए जो भी दवा बने वो सबके लिए हो। क्योंकि जड़ अगर कोई जंतु है तो उस जंतु में समाप्त भी होने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी मानव में फैल रहा है वो बीमारी तो उसमें भी समाप्त होने की क्षमता होनी चाहिए। तभी संपूर्णतया किसी भी रोग का, किसी भी वायरस का या किसी भी संक्रमण का इलाज हो सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया जल सहयोग पर छठी कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा ट्रैवल मार्केट, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने भी भाग लिया। अतुल्य भारत ने विजिट इंडिया थीम के तहत यहाँ पर शानदार उपस्थिति दर्ज करवाई पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर ट्रैवल फॉर लाइफ, याद रखिए, ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान शुरू किया गया सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नई दिल्ली नारी शक्ति टूवर्ड्स वुमेन लेड डेवलपमेंट पर G20 कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सिक्किम नेशनल जियोग्राफिक सर्वे या नेट जियो के द्वारा 2024 के लिए 30 सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थलों की सूची तैयार की गई है। विश्व के 30 सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थल 2024 के, इसमें एकमात्र भारतीय स्थल जो है वो है सिक्किम। डॉक्टर सोमदत्त सिंह, इनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है।
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का, विभिन्न जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। इसका विषय है इस बार का टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ एनएचआरआई। भारत के एनएचआरआई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा ने यहाँ पर भाग लिया। कावा इजेन क्रेटर झील, कॉपरनिकस जो पर्यवेक्षण अभियान है उसके द्वारा अभी हाल ही में झील संबंधित एक चर्चा की गई है, तब से ये झील चर्चा में आ गई है। कावा इजेन क्रेटर झील, ये जावा द्वीप जो इंडोनेशिया का है यहाँ पर स्थित झील है। विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है HCl होता है, ये मतलब कि डाइल्यूट अवस्था नहीं है, कंसंट्रेटेड अवस्था में इस झील में उपस्थित हैं। तो आपको बता दें कि इस झील में कोई भी, अब जैसे एसिड नहीं होता है तो एकदम एसिड, आप कह सकते हैं एसिड झील ही इसको कहा जाता है। इसको खौलती हुई कढ़ाई के नाम से भी वहाँ पर स्थानीय रूप में जाना जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील है, कावा इजेन क्रेटर झील इसका नाम है, याद रखिएगा। अम्बंडेंस इन मिलेट्स, अभी हाल ही में चर्चा में है ये गीत, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिखा गया है इसको। सहयोगी जो लेखक लेखिका है पति पत्नी फाल्गुनी शाह और गौरव शाह हैं। ग्रैमी अवार्ड के लिए इस गीत को नामित किया गया है। प्रधानमंत्री का गीत है इसलिए महत्वपूर्ण है। अयोध्या दीपोत्सव 11 नवंबर 2023 को मनाया गया। एक साथ यहाँ पर 22,23,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।